ये कहानी बाजू चील की है, जिसने जंगल में आतंक मचा के रखा था। उसका जब जी चाहता वे पक्षियों का शिकार कर लेती थी। मैं एक काम करती हूँ, अभी से ही ठंडी के मौसम के लिए मैं पक्षियों को जमा करना शुरू कर देती हूँ। ठंडी के मौसम में मेरे पास ढेर सारा मांस होगा। मैं आराम से घर में बैठकर मजे से भोजन खाऊंगी। बाजू चील ये सोचकर पक्षियों का शिकार करने चली जाती है। मम्मा, मुझे आइसक्रीम खानी है, खानी है, खानी है, खानी है। मुझे आइसक्रीम दिला दो ना। नहीं बेटा, तुम्हारा गला खराब हो जाएगा। वैसे भी तुम्हें स्कूल जाना है। बीमार हो जाओगी तो स्कूल की छुट्टी करानी पड़ेगी और टीचर डांटेंगी तुम्हें। मम्मा, जो भी है, मुझे आइसक्रीम खानी है। मुझे आइसक्रीम दिला दो, वरना मैं बहुत रोऊंगी। तभी बाजू चील उड़ती हुई आती है और नन्ही बुलबुल को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। मेरी बेटी, मेरी बच्ची, मेरी बेटी को जालिम चील पकड़ कर ले गई। बुलबुल की आवाज सुनकर कबूतर वहाँ पर आता है। अरे रे, अब कुछ नहीं हो सकता बुलबुल बहन। हम तुम्हारी बेटी को उस जालिम चील से बचाकर नहीं ला सकते। मेरी तो एक ही बेटी थी और वो भी चली गई। मैं तो अकेली रह गई बिल्कुल। मेरी बच्ची को आइसक्रीम खानी थी और मैं तो उसकी आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं कर पाई। बाजू चील नन्ही बुलबुल को पकड़कर अपने घर में पिंजरे में लाकर बंद कर देती है और फिर से वे अपना अगला शिकार ढूंढने चली जाती है। बेचारी नन्ही बुलबुल तो आइसक्रीम खा नहीं सकी, पर चलो मैं ही खा लेता हूँ आइसक्रीम। वैसे भी बहुत गर्मी हो रही है। तुम भी नहीं खा पाओगे आइसक्रीम कबूतर। इससे पहले ही मैं तुम्हें पकड़ लूंगी। तेजी में उड़ती हुई बाजू चील कबूतर को अपने पंजों में पकड़कर वहाँ से ले उड़ती है। अरे बाप रे, मेरा भी शिकार कर लिया तुमने। दोस्त चील, मुझे छोड़ दो, वरना अच्छा नहीं होगा। क्या करोगे तुम? हाँ, क्या करोगे? तुम्हें शर्म नहीं आती मुझे धमकी देते हुए? मैं तुम्हें चाहूँ तो अभी चीर फाड़ कर खा जाऊँ, पर नहीं, तुम मेरे ठंडी के मौसम के भोजन हो। बाजू चील नन्ही बुलबुल के साथ अब कबूतर को भी पिंजरे में कैद कर लेती है। अभी तो बहुत सारे पक्षियों को पकड़ना है, पर आज मैं बहुत ज्यादा थक गई। थोड़ा आराम कर लेती हूँ। कल सुबह में 2-3 पक्षियों को एक साथ पकड़ लूंगी। बाजू चील फिर सो जाती है। वे कबूतर तो कर भी क्या सकता था, आखिरकार वे पिंजरे में कैद था। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। अगले दिन सुबह सुबह बाजू चील दोबारा से शिकार के लिए निकल जाती है। सारा दिन के बाद रात को बाजू चील एक साथ ही काफी सारे पक्षियों को पकड़कर पिंजरे में लाकर बंद कर देती है। अरे मीनू चिड़िया, आजकल बाजू चील ने जंगल के अंदर बहुत ज्यादा आतंक मचा के रखा है। पता है, पक्षी तो अब छुपे छुपे फिर रहे हैं कि कहीं बाजू चीलों ने पकड़ न ले। उफ, न जाने कहाँ से आ जाती है बाजू चील। हम पक्षियों को सुकून से जीने देती ही नहीं। मीनू चिड़िया, ज्यादातर तुम घर के अंदर ही रहना, क्योंकि बाजू चील आजकल जंगल में घुसकर पक्षियों का शिकार कर रही है। हाँ ठीक है सुनो चिड़े, पर आप भी अपना ध्यान रखना। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? उस जालिम बाजू चील से तो मैं लड़ भी नहीं सकती। ठंडी का मौसम तो अभी दूर है। मैं कब तक इन सारे पक्षियों को पिंजरे के अंदर जमा करती रहूंगी? ये पक्षी तो भूख से मर जाएंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता इनका मांस भी सड़ने लगेगा और बदबू वाला मांस तो मैं कभी नहीं खाती। तभी बाजू चील के दिमाग में एक बढ़िया सा उपाय आ जाता है। हाँ, एक काम करती हूँ, एक नया फ्रिज खरीद लेती हूँ और ये सारे पक्षी फ्रिज के अंदर डाल दूंगी। फ्रिज की ठंडक से इनका मांस खराब नहीं होगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। बाजू चील फिर पक्षियों को जमाने के लिए फ्रिज लेने चली जाती है। बाजू चील जा रही थी कि तभी उसकी नजर मीनू चिड़िया पर पड़ती है। मीनू चिड़िया तो अपने खेत में काम कर रही थी। अरे वाह चिड़िया, चिड़िया का मांस तो बहुत मजे का होता है, पर ये चिड़िया तो बहुत ही चालाक है। इसे तो मुझे किसी और तरह से पकड़ना होगा। बेचारी मीनू चिड़िया को क्या पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। तभी ऊपर से एक बड़ा सा जाल आ गिरता है और मीनू चिड़िया जाल में कैद हो जाती है। पकड़ लिया, पकड़ लिया, चिड़िया को भी पकड़ लिया। चालाक चिड़िया, अब भागकर कहाँ जाओगी? बाजू चील मीनू चिड़िया को भी लाकर अपने उसी पिंजरे के अंदर कैद कर लेती है। चलो, अब बहुत हो गए पक्षी, अब जाती हूँ, जाकर फ्रिज खरीद कर ले आती हूँ।
थोड़ी देर के बाद बाजू चील घर के अंदर काफी बड़ा सा फ्रिज लेकर आ जाती है। वे पिंजरे को खाली कर देती है और पक्षियों को फ्रिज के अंदर बर्फ में छोड़ देती है। बेचारी मीनू चिड़िया को भी वे फ्रिज के अंदर डाल देती है और फ्रिज को बंद कर देती है। बाप रे, कितनी ठंड हो रही है यहाँ पर। अगर हम सब यहाँ पर थोड़ी देर और रहे तो हम सब तो यहाँ पर जम जाएंगे। मीनू चिड़िया, मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा, मैं तो कांप रहा हूँ। सारे पक्षी फ्रिज के अंदर कांप रहे थे। तभी बाहर एक चूहा आ जाता है। वे चूहा अपने दांतों से फ्रिज का तार काट देता है। तार कटने से फ्रिज की कूलिंग बंद हो जाती है। अरे बाजू चील, तू यहाँ क्या कर रही है? मैं तो अपना पुराना सामान बेचने आई थी ताकि कुछ पैसे मिल जाएं और मैं उनसे मांस खरीद सकूं। क्या तुम मांस खरीद कर खाती हो? तुम भी बड़ी अजीब हो। पर मैं ऐसी चील नहीं हूँ। मैं तो पक्षियों का शिकार करके बड़े मजे से उनका ताज़ा मांस खाती हूँ। क्या वाकई में बाजू चील तुम्हें पक्षियों से डर नहीं लगता? अगर जंगल के महाराज ने पकड़ लिया तो? ओ राशि चील, मेरा नाम बाजू चील है और मैं किसी से भी नहीं डरती। मैंने तो सर्दी के मौसम के लिए भी काफी सारे पक्षियों को पकड़ के अपने फ्रिज में जमा दिया है। बहुत सारे पक्षी हैं वो, अब सर्दी के मौसम में मजे से खाऊंगी। अरे वाह, तुम तो बहुत आगे जा रही हो। सर्दी के लिए अभी से ही पक्षियों को पकड़ लिया। बाजू चील की बातें सुनकर राशि चील सोच में पड़ जाती है। बड़े मजे हैं इसके तो। यहाँ मैं पुराना कबाड़ बेचकर पैसे जमा कर रही हूँ ताकि मुझे मांस खाने के लिए पैसे मिलें। पर ये तो बहुत ही तेज है, इसने तो इतने सारे पक्षियों का शिकार कर लिया। अगले दिन की बात है। राशि चील बाजू चील से छुपकर उसके घर में घुस आती है। अच्छा हुआ बाजू चील घर में नहीं है। बहुत भूख लगी है, फ्रिज से एक दो पक्षी निकाल कर खा लेती हूँ। बाजू चील को कौन सा पता चलेगा। राशि चील जैसे ही फ्रिज खोलती है, सब पक्षी फ्रिज से निकलकर फौरन से उड़ जाते हैं। अरे अरे, रुको रुको, ये क्या हो गया? हाय रे, सारे पक्षी तो उड़ गए। अब बाजू चील मुझे नहीं छोड़ेगी। राशि चील जैसे ही भागने का सोचती है तो सामने तो बाजू चील खड़ी थी। राशि, तूने मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। मेरे सारे के सारे पक्षी उड़ा दिए। छोड़ूंगी नहीं तुझे। आज तो मेरा भोजन तू ही बनेगी। बस फिर बाजू चील राशि चील पर हमला कर देती है और उसे मारकर खाने लगती है। प्यारे दोस्तों, अगर आप सबको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और ऐसी कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रानी, तुम बोलती थी ना मैं कोई कारोबार नहीं करता। अब मैं दूध का कारोबार करूँगा। देखो मैं कितनी बढ़िया, कितनी सुंदर दूध देने वाली गाय लेकर आया हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत तगड़ी गाय है। रोजाना ये तो बहुत सारा दूध देगी। खाओ खाओ मेरी प्यारी गाय, जी भरकर घास खाओ। सुबह तुम्हें मुझे बाल्टी भरकर दूध देना है। कालू कौवा गाय को पेट भरकर घास खिलाता है ताकि कल सुबह वे ढेर सारा दूध दे सके। चलो रानी, चलकर सो जाते हैं। कल सुबह सुबह उठकर गाय का दूध निकालूंगा और फिर अपनी दुकान खोल लूंगा। दोनों पति पत्नी अपने घर में आकर सो जाते हैं। आधी रात हो रही थी, तभी अचानक जंगल में खूंखार भेड़िया घुस आता है। वे भेड़िया तो काफी ज्यादा भूखा था। उस भेड़िए की नजर कालू कौवे की गाय पर पड़ती है। वे भेड़िया फौरन से गाय पर हमला कर देता है। वे तो बेचारी गाय को अपने नोकीले दांतों से काटने लगता है। गाय बेचारी जोर जोर से आवाजें लगा रही थी, पर उधर कालू कौवा और रानी कौवी तो सुकून से सो रहे थे। भेड़िया गाय को बुरी तरह से काटकर वहां से फौरन चला जाता है। बेचारी कालू कौवे की गाय दर्द के मारे तड़प रही थी। आखिरकार तड़पते तड़पते वे मर जाती है। हाय रे मेरी प्यारी, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें तो आज मुझे ढेर सारा दूध देना था। कालू जी, गाय के शरीर पर ये घाव तो किसी जंगली जानवर का लगता है कल रात किसी जंगली जानवर ने हमारी गाय पर हमला किया होगा और इसे काट लिया होगा। मैं तो आज सुबह अपनी प्यारी का दूध निकालने वाला था, पर मेरा कारोबार तो चलने से पहले ही बंद हो गया। कालू कौवा तो बहुत ज्यादा ही परेशान हो गया था। इतनी मुश्किलों से पैसे जमा करके मैं ये गाय लेकर आया था, पर अब तो मेरे पास पैसे भी नहीं
कि मैं दूसरी गाय लेकर आ जाऊं। कालू जी, मुझे लगता है हमारे साथ कोई पनौती लगी हुई है। हम जब भी अपना कोई कारोबार शुरू करते हैं वे सब बर्बाद हो जाता है। तभी अचानक एक बेचारी गधी ढेंचू ढेंचू करती हुई वहाँ पर आ जाती है। बस रानी, ईमानदारी का काम हमें नहीं जचता, बेईमानी से ही पैसे कमाएंगे हम। कालू कौवा फौरन से उस गधी को पकड़ लेता है। अरे वाह, ये तो दूध देने वाली गधी है। अरे अरे, इस गधी के ऊपर क्यों बैठ गए? इस गधी का क्या करोगे? रानी, हमने तो अच्छा ही सोचा था, हम अपने जंगल के पक्षियों को गाय का दूध बेचेंगे, परंतु हमारी गाय मर गई तो इसमें हमारा क्या दोष है? पर अब हम पक्षियों से चोरी छुपे इस गधी का दूध बेचेंगे। गधी का दूध? बाप रे, छी छी, कितना गंदा होगा इसका दूध। अरे ये बात तो सिर्फ तुम्हें और मुझे पता है ना कि हम गधी का दूध बेचेंगे। बाकी सब पक्षी तो यही समझेंगे कि हमारा दूध गाय का है। कह तो आप ठीक रहे हो, हम इस गधी का दूध बेचकर ही अपनी गाय का नुकसान पूरा करेंगे। थोड़ी देर के बाद कालू कौवा अपने दोस्त के पास से गाय का एक स्टैचू लेकर आ जाता है। पता है रानी, ये ऑटोमेटिक स्टैचू है। पक्षी इसका बटन दबाएंगे और ये अपने आप मुंह से दूध निकालेगी। अब तो हमें मेहनत करने की भी कोई जरूरत नहीं, ये स्टैचू खुद ब खुद अपना काम करेगा। अरे वाह वाह कालू जी, ये चीज तो बहुत ही बढ़िया है। कालू कौवे की दूध की दुकान के बराबर में ही कालू कौवे का घर था, इसीलिए घर के अंदर कालू कौवे ने दूध का ड्रम रखा हुआ था, जिसके अंदर वे गधी का दूध डालता था और उस ड्रम में से पाइप निकलकर सीधा गाय के स्टैचू के अंदर जाता था। अरे कालू कौवे, ये क्या चीज है? ये तो गाय का स्टैचू है। हाँ मीनू चिड़िया, पर ये बहुत काम की चीज है। ये जो सामने बटन है, तुम अगर इसको दबाओगी तो ये गाय खुद ब खुद अपने मुंह से दूध निकालेगी। बस तुम मुझे पैसे दो, बाकी तुम बटन दबाओगी तो ये गाय खुद ब खुद अपने मुंह से दूध निकालेगी। वाकई में ये तो बहुत ही बढ़िया चीज है। कालू कौवे, मानना पड़ेगा, तुमने तो बहुत ही तरक्की कर ली। नई दुकान को देखकर तो जंगल के सभी पक्षी कालू कौवे से दूध लेने आए थे। पक्षी बटन दबाते, वे गाय तो ऑटोमेटिक अपने मुंह से दूध निकालती और पक्षियों का बर्तन पूरा दूध से भर जाता। वाह भाई, मैंने कभी नहीं सोचा था गधी के दूध पर मुझे इतना ज्यादा मुनाफा मिलेगा। बेचारे पक्षियों को क्या पता, गाय का दूध समझकर गधी का दूध पी रहे हैं। कुछ दिन फिर ऐसे ही बीत जाते हैं। कालू कौवे का दूध तो दिन ब दिन बहुत ज्यादा बिक रहा था। अरे ये क्या, आज तूने इतना कम दूध दिया है, और दूध दे। कालू कौवा गधी को डंडों से मारता। बेचारी गधी रोजाना कालू कौवे की मार सहती थी। मम्मा मम्मा, मुझे कबूतर ने मारा, कबूतर के बच्चे ने मुझे मारा। तो बेटा, तुम ये बात मुझे रो कर क्यों बता रही हो? तुम मेरी बेटी हो, मेरी। तुम्हें तो सामने से कबूतर को बहुत मारना चाहिए था। मम्मा, वो मुझे डराता है, मुझे बहुत मारता है वो। मेरी बच्ची, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, मैं चाहूँ तो तुम्हारे साथ जाकर उस कबूतर के बच्चे को अच्छा सबक सिखाऊं। पर बेटा, मैं कब तक तुम्हारा साथ दूंगी? आज मैं हूँ तो कल मैं नहीं होंगी। तुम्हें कोई मारे तो तुम्हें रोना नहीं, बल्कि सामने से उसका मुकाबला करना है। क्योंकि याद रखना, जैसे उसके पास मारने के लिए 2 हाथ हैं, तो वैसे ही तुम्हारे पास भी 2 हाथ हैं। ये सब कुछ गधी खिड़की से देख रही थी। मेरा मालिक कालू कौवा भी मुझे कितना मारता है, परंतु मैं हमेशा उसकी मार सहती रहती हूँ। पर अब बस, आज मैं उसकी मार नहीं सहूंगी, उसे बता दूंगी मैं गधी हूँ, किसी की गुलाम नहीं। अगले दिन सुबह सुबह कालू कौवा अपनी गधी का दूध निकाल रहा था। अच्छा बेटा, आज भी तेरे नाटक। बहुत दिनों से तेरी पिटाई नहीं हुई ना, पर आज तेरी खैर नहीं। डंडों से मार मार कर आज तुझे लाल ना किया तो मेरा नाम कालू कौवा नहीं। कालू कौवा जैसे ही बड़ा सा डंडा लेकर आता है तो उस गधी को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वे कालू कौवे को जोर से लात मारती है। कालू कौवा दूर जा गिरता है। ढेंचू ढेंचू करती हुई वे गधी कालू कौवे के घर से भाग जाती है। हाँ, रानी, मेरी कमर तोड़ गई। नाच पीटी गधी, मेरी कमर तोड़ गई। गधी अपनी जान छुड़ाकर वहां से भाग जाती है और कालू कौवे की तो कमर की हड्डी टूट गई थी। वे हमेशा हमेशा के लिए माजूर हो गया था। प्यारे दोस्तों,
इस तरह कालू कौवे को अपने गलत कामों की सजा मिलती है। अगर आप सबको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मम्मा, बहुत भूख लग रही है, मुझे जल्दी से पराठा बनाकर दे दो। भूख लग रही है? मानो चिड़ी, बस 2 मिनट, मैं तुम्हें अभी पराठा बनाकर देती हूँ। चूल्हे पर मीनू चिड़िया पराठा बना रही थी, तभी अचानक से गैस ही चली जाती है। अरे बाप रे, गैस ही चली गई। अब मैं क्या करूँ? मानो चिड़ी के लिए पराठा कैसे बनाऊँ? मीनू चिड़िया फिर तोते के पास उसके घर चली जाती है। तोते, तुम्हारे घर में गैस आ रही है क्या? अरे कहाँ मीनू चिड़िया, मैं तो खुद ही यहाँ भूखा बैठा हूँ। खाना बना रहा था पर गैस ही चली गई। अब हम खाना कैसे बनाएंगे? अच्छा, मुझे लगा सिर्फ मेरे घर में गैस नहीं आ रही, पर मसला तो यहाँ बहुत बड़ा है। पता नहीं गैस हमारी क्यों नहीं आ रही। तभी मिट्ठू महाराज का एक सैनिक आता है और पक्षियों को आवाजें देने लगता है। अरे सुनो सुनो पक्षियों, मेरी बात सुनो, सब जल्दी जल्दी इधर आओ। सैनिक की आवाज सुनकर सारे पक्षी अपने अपने घरों से निकलकर सैनिक के पास आ जाते हैं। सुनो सुनो पक्षियों, मेरी बात सुनो। मिट्ठू महाराज की दूसरे जंगल के महाराज से लड़ाई हो गई है, जिस कारण अब उल्लू महाराज ने गैस देने से मना कर दिया। इसीलिए पक्षियों, गैस का कुछ नहीं पता। तुम सब पक्षी अपना अपना इंतजाम खुद कर लो। हाय रे, ये क्या पनौती लग गई। वैसे ही जंगल में इतनी सड़ी गर्मी है, भोजन ढूंढना मुश्किल है, और ऊपर से ये गैस भी चली गई। चलो कालू जी, मेरे भैया के घर दूसरे जंगल चलते हैं, वहाँ पर गैस ही गैस है। अगर हम यहाँ इस जंगल में रहेंगे तो मैं आपके लिए भोजन कैसे बनाऊंगी? मुझे नहीं जाना, तुम खुद चली जाओ। तुम्हारे भाई के घर में जब भी जाता हूँ वो तो मेरी रोटियाँ गिनने लग जाता है। हाँ तो कालू जी, एक बार में 10 रोटियाँ खाओगे तो हर कोई गिनेगा। कैसी समस्या आ गई हम पर। अब जब तक मिट्ठू महाराज की दोस्ती उल्लू महाराज से नहीं हो जाती, हमारे जंगल में गैस नहीं आने वाली। अब तो एक ही रास्ता है, हमें दूसरे जंगल जाकर गैस के सिलेंडर लेकर आने पड़ेंगे। पक्षियों को गैस की वजह से परेशान देखकर कालू कौवे के मन में पैसे कमाने का बढ़िया उपाय आ जाता है। चलो रानी, घर चलो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, हम बहुत अमीर हो जाएंगे। क्या अमीर हो जाएंगे? और वो भी हम? क्या कालू जी, कम से कम ऐसे वक्त पर ऐसा गंदा मजाक तो ना करो। अरे घर तो चलो यार, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। कालू कौवा रानी कौवी को लेकर घर चला जाता है। रानी, अब हम बहुत ही जल्द अमीर होने वाले हैं, क्योंकि जंगल के सभी पक्षी दूसरे जंगल से जाकर सिलेंडर खरीदेंगे। अगर हम जंगल में अपनी सिलेंडर की दुकान खोल लें तो सोचो हमारा कितना मुनाफा होगा। इतने पैसे कहाँ से आएंगे जो हम सिलेंडर की दुकान खोल लें? मैं आपको पहले ही बता दूं, मैं अपने भाई से पैसे मांगने अब नहीं जाने वाली। रानी तुम भी ना यार, कितनी भोली हो। मैं नया सिलेंडर खरीद कर थोड़ी ना बेचूंगा, कबाड़ से बहुत सारे पुराने सिलेंडर लेकर आ जाऊंगा, बहुत सस्ते मिलते हैं, और उन सभी सिलेंडरों पर रंग करके उन्हें बिल्कुल नया बना दूंगा। बाप रे कालू जी, ये तो खतरनाक है। कबाड़ के पुराने सिलेंडर खराब होते हैं, कभी भी फट सकते हैं। ओ यार रानी, अगर हम इस तरह पक्षियों की चिंता करने लगे तो हम कभी अमीर नहीं होने वाले। आप ठीक कह रहे हैं, जाए जाकर कबाड़ से पुराने सिलेंडर ले आएं। कालू कौवा दूसरे जंगल की कबाड़ की सबसे बड़ी दुकान पर आता है और पैसे देकर काफी सारे पुराने सिलेंडर अपने घर पर लेकर आ जाता है। अब देखो रानी मेरा जादू, मैं इन सभी सिलेंडरों पे रंग करके इन्हें नया बना दूंगा। बस फिर क्या, कालू कौवा उन पुराने सिलेंडरों पर लाल रंग कर रहा था। कुछ देर के बाद कालू कौवा सभी सिलेंडरों पर रंग करके उन्हें बिल्कुल नया बना देता है। अरे वाह कालू जी, कोई देखकर बता नहीं सकता, ये सभी सिलेंडर पुराने हैं, बिल्कुल नए लग रहे हैं। देख लो अपने पति की कलाकारी, फिर न कहना बाद में। अगले दिन सुबह सुबह कालू कौवा जंगल में सिलेंडर की दुकान खोल लेता है। जंगल में सिलेंडर की दुकान देखकर सभी पक्षी भागे भागे आते हैं। अरे वाह कालू कौवे, ये तुमने बहुत अच्छा काम किया। हमें गर्मी में दूसरे जंगल सिलेंडर लेने जाना पड़ता, पर चलो अच्छा है तुमने जंगल में दुकान खोल ली। कालू कौवे की सिलेंडर की दुकान खोलते ही पक्षियों की तो भीड़ लग जाती है। कालू कौवे, मुझे 2 सिलेंडर चाहिए, एक खराब हो गया, कम से कम दूसरा तो होगा। मुझे एक चाहिए। कालू कौवे, जल्दी से एक सिलेंडर दे दो मुझे। कबाड़ के पुराने सिलेंडर कालू कौवा नए सिलेंडर के भाव में बेच रहा था।
कालू कौवे का तो बहुत ज्यादा फायदा हो रहा था, पर पक्षियों को पता नहीं था कि वे अपना कितना बड़ा नुकसान करने जा रहे हैं। ये सिलेंडर कुछ दिन चलेंगे, उसके बाद खबर आएगी कि मीनू चिड़िया के घर सिलेंडर फट गया या फिर तोते के घर। कालू कौवे ने पक्षियों को बेवकूफ बनाकर आज तो काफी सारे पैसे इकट्ठे कर लिए थे। देखो रानी, आज पहले ही दिन कितने सारे पैसे मिल गए, अब तो मजे ही मजे। वाह वाह कालू जी, आपने तो कमाल ही कर दिया। कसम से इतने सारे पैसे तो मैं पहली बार देख रही हूँ आपके पास। फिर कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन अचानक जंगल में एक बड़ा धमाका होता है। अरे ये कैसी आवाज थी, इतना बड़ा धमाका। अरे अरे कालू कौवे, ये धमाका तो तुम्हारे घर की तरफ हुआ है, जाओ जाकर देखो। ये बात सुनकर कालू कौवा भागा भागा अपने घर की तरफ चला जाता है। उसके घर के पास तो पक्षियों की काफी ज्यादा भीड़ थी। अरे ये क्या, ये धमाका तो मेरे घर में हुआ है, मेरा घर तो पूरा तबाह हो गया। अरे बाप रे, घर के अंदर तो मेरी रानी थी, रानी रानी मेरी रानी। बाप रे बाप, धमाके से पूरा घर जल गया, पर कालू कौवे के घर सिलेंडर कैसे फटा? ऐसा नहीं हो सकता, मेरी रानी मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, मेरा सिलेंडर तो बिल्कुल नया था, तो फिर मेरा सिलेंडर कैसे फट गया? कालू कौवा रो रहा था, तभी अचानक सामने से रानी कौवी आ जाती है। कालू जी ये सब क्या हो गया? हमारा घर कैसे जल गया? है रानी, रानी तुम जिंदा हो, तुम जिंदा हो रानी? हाँ हाँ कालू जी, मुझे क्या होना है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं वो जरा बाहर किसी काम से गई थी। हाँ शुक्र है तुम बिल्कुल ठीक हो, परंतु देखो ना, हमारा नया सिलेंडर कैसे फट गया और हमारा पूरा घर जल गया। क्या सिलेंडर फट गया? कालू जी ऐसा कैसे हो सकता है, हमारा सिलेंडर तो नया था। हाँ ऐसा भी तो हो सकता है, जिस तरह आप जंगल के पक्षियों को कबाड़ के पुराने सिलेंडरों पर रंग करके बेच रहे थे, क्या पता हमें भी किसी ने इसी तरह बेचा हो। जरूर ऐसा ही होगा, जो आप पक्षियों के साथ कर रहे थे वही हमारे साथ हो गया। हाँ हाँ ऐसा ही होगा, मैं बेचारे पक्षियों को बेवकूफ बनाने के बारे में सोच रहा था, पर मेरे साथ ही ऐसा हो गया। कालू जी मैंने कहा था आपको ये गलत है, पर आपने मेरी एक बात ना मानी। कालू कौवा फिर सब पक्षियों से माफी मांगता है और उन्हें सारी बात बता देता है। क्या तुमने हमें धोखा दिया, हमारी जान के साथ खेला, ज्यादा पैसे की लालच में तुमने हमें कबाड़ का सिलेंडर बेच दिया। कालू कौवे, तुझे तो छोड़ूंगा नहीं, रुक जरा, तेरी जान तो मैं निकालता हूँ। रुको रुको पक्षियों, कालू कौवे को देखो तो, इसे इसकी सजा मिल गई। पूरा घर जलकर राख हो गया इसका। कुदरत ने इस कालू कौवे को सजा दे दी, तो हमें देने की क्या जरूरत है? सभी पक्षी कालू कौवे को माफ कर देते हैं और अपने अपने घरों से वे पुराने कबाड़ के सिलेंडर निकालकर बाहर फेंक देते हैं।